जो मैंने बताया है आपको वही काम आपको करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, यानी हिंदी के स्पेशल प्रैक्टिस सेट में। और आप में से बहुत सारे लोग तो मुझे देख रहे होंगे, ऐसे कर रहे हैं, अरे भाई ये कौन आ गया, ये कहीं गलत जगह से तो नहीं आ गया, कैसा कैसा व्यक्ति है ये कौन है, कहाँ से आया। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे जानते हों और कुछ लोग मुझे ना जानते हों। दरअसल बात ये है कि आप थोड़ा सा परेशानी में चल रहे हो जब से कुछ पेपर कल का आया है ना। आपको लग रहा है यार पता नहीं क्या आ गया हिंदी में। तो जहां पर डर होता है वहां पर माउंटेन ड्यू हो या ना हो, आरडब्ल्यू वहां पर जरूर होता है उस डर को खत्म करने के लिए। और फिलहाल आज मुझे भेजा गया है आपके डर को निकालने के लिए। तो आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज का स्पेशल प्रैक्टिस सेट मैं लेने वाला हूं क्योंकि नीरज सर किसी कारण से बहुत जरूरी उनको काम आ गया था, इसलिए वो बाहर चले गए हैं। तो आप चिंता मत करिए, नीरज सर में और हम में कोई भी अंतर नहीं है। कैसे हैं आप सब? एक बार पहले अपनी प्यारी सी स्माइल दिखा दीजिए, फिर उसके बाद आज की हाँ शानदार क्लास हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही शानदार तरीके से। और आपको मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आपके पेपर में जो एक दो चीजें नहीं आ रही हैं उन्हें आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। कैसे हैं आप सब? पहली बार मुझसे कौन कौन मिल रहा है? हाँ, स्माइल आनी चाहिए क्योंकि स्माइल जो होती है ना वो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देती है, सारी प्रॉब्लम्स को। बहुत बढ़िया है ना। अभी मैं लिख रहा था भाई, अभी देख रहा था मैं क्लास से पहले, कोई बच्चा लिख रहा था, उसमें लिख रहा था कि घूमती गेम चले, ऐसा हो गया है पेपर में। बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। और इतनी नॉलेज आपके पास हमेशा रहती है कि आप किसी भी पेपर को निकाल सकें अपने कॉमन इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए। बहुत बढ़िया, आपकी स्माइल देख के मुझे लग रहा है। बस मुझे एक बार बता दो, हाथ उठाओ किसने मेरे को आज पहली बार देखा है। फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है कोई आज पहली बार। आप में से कौन कौन? नीरज सर गए हैं, उनको कुछ बहुत जरूरी काम है। ठीक है, चलो अब मेरे को पहचान लेना, मेरा नाम है राम भारद्वाज। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुने, ध्यान से मेरी बात जाने आप लोग। प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ठीक है, बताऊं? हाँ बताऊं, एक बार थम्स अप करो मुझे। बताऊं? एक चीज बताऊं जिससे आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे हिंदी में। ठीक है, अब देखो देखो ध्यान से देखो, कोई भी एग्जाम है अगर आपका, क्या है, अगर आपका कोई भी एग्जाम है, अभी बस मैं 2 मिनट में आपका प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूंगा। आपका कोई भी एग्जाम है तो उसमें जब भी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी प्रश्न आया, उसके दो चांसेस हैं कि आपको वह प्रश्न आता हो। ठीक है, पहला पहला चांस है, पहला वो है कि आपको वो बहुत अच्छे से आता है क्वेश्चन और आपने उसको सॉल्व कर दिया है। और एक इसमें पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपको नहीं आता हो। ठीक है, दूसरा क्या आता है, नहीं आता हो। तो आप हमेशा इस चीज को नोटिस करना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक तो टॉपिक नया आया है शब्दावली का। कौन सा? शब्दावली। शब्दावली मींस वो उसमें ना इंग्लिश टू हिंदी पूछ रहा है, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश पूछ रहा है, ऐसा है ना। तो वर्ड मीनिंग टाइप जैसे कह सकते हो। राजस्थान की परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनको कहा जाता है आपका पारिभाषिक शब्दावली, कि ऐसे टेक्निकल टर्म्स जो आपके ऑफिस में काम आएंगे उन शब्दों को हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में पूछने की कोशिश करता है। तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चंस में आ रहा है जो आपको नहीं आते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा साइंस समझिए, थोड़ी सी चीजें समझिए कि जो क्वेश्चन आपको आता है, सपोज करो ये वो क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है। जो भी आपको आएगा आप तुरंत, सपोज करो उसका बी है, तुरंत आप उसका आंसर बी लगाओगे, नेक्स्ट में आप बढ़ जाओगे। यही बात है? यस और नो बताओ जल्दी मुझे, बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूं आपको मैं। यस और नो बताओ एक बार। ठीक है, यस और नो। जिसका आंसर बहुत अच्छे से आता है तुरंत उसका ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, आगे बढ़ जाते हो। बट जिसका आंसर नहीं आता है उसमें क्या करते हो?
ऐसे करने लगते हो, घुमा फिराते हो। तो जिनका आंसर नहीं आता, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन और जैसे पत्राचार वाले क्वेश्चन, पत्राचार वाले ये पहली बार आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है जिससे आपका क्वेश्चन सही हो जाए, ज्यादा से ज्यादा चांसेस आपके बन जाएं। पहली बात तो क्या काम करना है इसको सॉल्व करने के लिए, सपोज करो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, कोई मतलब दिमाग नहीं लगा ना, आपने उन चीजें पढ़ी हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाली अप्रोच कभी भी काम नहीं करती कि आप ऑप्शन बी को लगा दिया और आपका काम हो गया। ऐसे में आपको क्या काम करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए चीजों को। क्या करना चाहिए, एलिमिनेट। मतलब कि 4 ऑप्शन है, तो आप इनमें से अगर कोई भी आंसर लगाओगे तो आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस 25% होंगे। बट अगर आप इसमें से कह सकते हो कि भाई ए बी सी डी, भाई ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, थोड़ी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे, भाई ये वाला भी नहीं हो सकता, तो अगर आप एक काट देते हो तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलिमिनेशन, जो नहीं हो सकता उनको हटाना है, इसके बिल्कुल विपरीत है। तो अगर आप ऐसा करोगे 2 ऑप्शन आपके रह जाएंगे, तो ऐसे में आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस 25% से 50% बढ़ जाते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही साधारण शब्द इसमें आते हैं और उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो पेपर में एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अगर लेंदी बहुत लग रही है भाषा, तो वो केवल डराने के लिए होती है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और आनंद आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसके बारे में बताइए आप लोग। क्या कह रहा है कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं होता, यानी कि एक कंफर्म आपकी लाइवलीहुड नहीं है, उसको क्या कहते हैं? आकाश फल कहते हैं, आकाश कुसुम कहा जाता है, आकाश वृत्ति कहा जाता है और आकाश सलिल कहा जाता है। बताइए। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आना चाहिए धुआंधार तरीके से, बिल्कुल। तो ऐसी आजीविका, ऐसा रोजगार जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति का मतलब है कहीं से कुछ मिल जाए तो खा लिया, नहीं मिले तो ना सही। इसमें आकाश फल नहीं होगा, आकाश कुसुम नहीं होगा और सलिल नहीं होगा। क्योंकि सलिल किसको कहते हैं? सलिल कहा जाता है जल को, कुसुम कहा जाता है किसको? फूल को, और फल आपका अलग ही है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुने, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस से भी चीजों को ठीक कर सकते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द का चयन करना है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है इसमें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। आपको अगर कोई कानून बनाना है तो उसके लिए जब आप कोई प्रस्ताव या मसौदा देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? प्रारूप कहा जाता है, मसौदा कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है या प्रश्नोत्तर कहा जाता है। तो यहां पर आप बहुत आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। अरे बैल को बोलो थोड़ा फास्ट चलाए, मुझे एयरपोर्ट जाना है। थैंक्स। सेंटर फ्रूट, कैसी जीभ लपाई। एनर्जी बस प्रैक्टिस। एनर्जी का बस एक किंग, स्टिंग। किसका साबुन स्लो है भाई? ध्यान से सुनिए। आपने थोड़ी थोड़ी तो वो पढ़ी होगी ना, क्या पढ़ा होगा आपने? आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको कोई कानून बनाना है, आपको क्या करना है? आपको कोई कानून बनाना है तो आपको या तो लोकसभा में या राज्यसभा में क्या करना पड़ता है? एक बिल पेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बिल। ध्यान रखना, हो सकता है आगे आने वाली सीरीज में, ध्यान रखना मेरी बात, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली पूछी जा रही है, तो बिल को विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल को विधेयक। पूछ ले अंग्रेजी में कि विधेयक को क्या कहते हैं? बिल। बिल को विधेयक कहा जाता है। तो किसी न किसी उसमें विधेयक पेश किया जाता है, और विधेयक को, विधेयक की क्या होता है? ये प्रस्ताव या मसौदा, यानी ड्राफ्ट होता है कि भाई हम ऐसे ऐसे कानून बनाना चाहते हैं। फिर उस पर चर्चा होती है, दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति आर्टिकल 111 का यूज करते हुए सिग्नेचर कर देते हैं। जब किसी बिल पर कोई सिग्नेचर, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं, तो
वो एक्ट बन जाता है, एक्ट। और एक्ट को हिंदी में अधिनियम कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे बाबू? एक्ट को हिंदी में अधिनियम कहा जाता है। बिल को विधेयक कहते हैं, एक्ट को अधिनियम कहा जाता है। इधर से इधर पूछ ले या इधर से इधर पूछ ले, और सामान्य भाषा में इसी को ही, एक्ट को ही कानून या लॉ कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मसौदा, प्रारूप, इनको ड्राफ्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको ड्राफ्ट कहा जाता है। अगर ड्राफ्ट का पूछ ले तो ड्राफ्ट के लिए प्रारूप और मसौदा। प्रश्नोत्तर तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। अधिनियम होगा, अध्यादेश होगा, अधियाचना होगा या अधिसूचना होगा? बताइए। हाँ, अधिसूचना होगा। बताइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। राज्य द्वारा जब कोई आधिकारिक आदेश निकाला जाता है, आधिकारिक आदेश मतलब ऑफिशियल, जब कोई चीज आधिकारिक, पेपर में आ सकता है कि आधिकारिक को बताओ इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ऑफिशियल बोलना पड़ेगा। और आदेश के लिए ऑर्डर है। तो अगर सरकार को कोई आधिकारिक आदेश निकालना होता है, या कोई सी भी सरकार को, तो उसको अधिसूचना कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? उसको अधिसूचना कहा जाता है, अधिसूचना। और अधिसूचना को इंग्लिश लैंग्वेज में नोटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। तो जैसे आपने देखा है, आपके भर्तियों के लिए भी नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिफिकेशन को ही अधिसूचना कहते हैं। यहां पर अधियाचना अलग हो जाएगा। यह है अध्यादेश। क्या है? अध्यादेश। अधिधन आदेश, यानी कि जब संसद अपने सदन में नहीं है या विधानमंडल अपने सदन में नहीं है, तब एकदम किसी कानून की जरूरत पड़े तो राज्यपाल और राष्ट्रपति, कौन? आपके राष्ट्रपति या राज्यपाल, इसको जारी कर देते हैं। बाद में जब संसद का या विधानमंडल का सदन होता है तो लगभग वहां पर कुछ समय के लिए वहां पर इसको रख दिया जाता है, वहां से पास होता है तो कानून बनता है। और यह है आपका एक्ट। तो सरकार किसी एक्ट को आदेश के रूप में नहीं निकाल सकती, अध्यादेश को नहीं निकाल सकती। अधियाचना अलग है। कोई भी आधिकारिक आदेश जो सरकार निकालती है उसको अधिसूचना या नोटिफिकेशन कहते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए, इस चीज को आप समझ करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? स्वाभाविक, स्वचालित, स्वनिर्मित और प्राकृतिक। बताएं। हाँ देखो, क्वेश्चन हमेशा आप पूरी नॉलेज का यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कृत्रिम को अंग्रेजी भाषा में आर्टिफिशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कहा जाता है। ठीक है। और आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या होता है? नेचुरल होता है। क्या होता है दोस्तों? नेचुरल। आर्टिफिशियल क्या चीज है? कृत्रिम। क्या है? कृत्रिम या मानव निर्मित। और इसको क्या कहा जाता है? यह है नेचुरल। प्राकृतिक क्या आ जाएगा? तो प्राकृतिक शब्द आ जाएगा। तो अभी से आप जितने भी शब्दों को देखें उनकी अंग्रेजी भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, नैसर्गिक जो है, नैसर्गिक प्राकृतिक का विलोम है या पर्यायवाची है? बताओ। नैसर्गिक इसका प्राकृतिक का विलोम है या पर्यायवाची है? बताओ। आंसर तो डी आ गया, वो तो मुझे समझ में आ गया। हाँ, पर्यायवाची है या विलोम है? हाँ, तो ये क्या है? ये आपस में पर्यायवाची है। नैसर्गिक को ही प्राकृतिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि ये 4 शब्द लिखे हुए हैं और एक की वर्तनी इसमें से गलत दे रखी है। जिसमें मेघनाद है, कौशल्या है, राहुल सांस्कृत्यायन है, मैथिली शरण गुप्त है। बताइए किसकी गलत यहां पर दे रखी है? किसकी गलत दे रखी है यहां पर? किसकी गलत दे रखी है? अब देखो, सबसे बड़ा मेघनाद बिल्कुल सही आपको दिखाई देगा। कौशल्या ऐसे भी लिखा जाता है और कौशल्या ऐसे भी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है, परंतु ये दोनों ही सही हैं। ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख देते हैं। कौशल्या भी कह देते हैं, कौशल्या भी कह देते हैं, कहीं कहीं पर लिखा मिल जाता है। परंतु आप स्पष्ट रूप से देखो, राहुल सांस्कृत्यायन नहीं है, राहुल सांकृत्यायन है। सांकृत्यायन, यहां पर जो ये आधा स है ना, यही गड़बड़ है मेरे बाबू, उसको ध्यान रखना है। राहुल सांस्कृत्यायन नहीं है, राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन, जिनको घुमक्कड़ शास्त्र का
का जनक माना जाता है, जिनको इंडियन या हिंदी लिटरेचर में व्लॉगिंग और ट्रेवलिंग का जनक माना जाता है, जिसको उन्होंने लिखा। बी यहां पर उत्तर नहीं होगा, कौशल्या ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी वहां पर लिख देते हैं। क्लियर दिख रहा है, राहुल सांकृत्यायन ना कि सांस्कृत्यायन। क्लियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? कौतूहल, कालिदास, कवियत्री, दधीची। क्या हुआ? अरे बफरिंग हो रहा है क्या? हाँ, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट रुकिए। अभी भी हो रही है क्या बफरिंग? अभी भी हो रही है क्या, बताइए प्लीज। ओके, देखो यहां पर ध्यान से, ये यहां पर गलत लिखा हुआ है कौतु, ये कौतूहल होता है, कौतूहल। ठीक है, या तो कौतूहल लिखो या कुतूहल भी सही माना जाता है। क्या माना जाता है? कुतूहल भी सही माना जाता है। जबकि आप देखते हो, आपका मन करेगा कि काली के दास हैं, तो काली ऐसे लिखा जाता है दास, कालिदास ऐसे नहीं लिखा जाता, कालिदास ऐसे लिखा जाता है, छोटी की मात्रा आती है। कवयित्री शब्द होता है, क्या होता है? कवयित्री, कवयित्री शब्द होता है, ना कि कवयित्री। ये ठीक है आपका। और दधीची ऐसे नहीं, दधी और फिर उसके बाद ची, ये बोलेंगे अगर हम सही तो हमको सही उत्तर मिल जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन बी सही है, कालिदास शब्द है, कालिदास ना कि कालीदास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अहिल्या, पूज्यानिया, द्वारका, अंतर्ध्यान। बताएं। I'm heading to Goa for a mini vacation and I'd love to bring my whole skincare collection with me, but I can't. So I asked ChatGPT for some help and wow, all I need is a sunscreen, a cleanser and a moisturizer. So helpful to know what I actually need and makes my packing for the trip so much easier. हाँ, नीरज सर को लाओ, नीरज सर आ जाएंगे कल से। मैं कोई नहीं आया हूं भाई साहब, मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा, मैं भी कुछ पढ़ा लेता हूं। आप मुझे जानते नहीं हैं वो बात अलग है, बट आप मुझे भूलेंगे नहीं। ठीक है, मैं बहुत सारी अच्छी चीजें आपको बता रहा हूं, उन पर ध्यान दीजिए। नीरज सर में हम में कोई अंतर नहीं है, वो किसी जरूरी काम से आज गए हैं, ये बात है। देखो ध्यान से, अहिल्या गलत है, जो लोग अहिल्या लिखते हैं वो भी गलत है। शब्द सही है अहल्या, अहल्या शब्द सही है। ठीक है, देखो या तो आप लिखो पूज्या, पूज्या सही है, या लिखो पूजनीया, या लिखो पूजनीया, ये सही है। ये वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल गलत है। इसी तरह से आप पुल्लिंग में या तो लिखो पूज्य या लिखो पूजनीय, पूज्यनीय गलत होता है। अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हो, पूज्यनीय लिखना चाह रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत होता है। द्वारका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। और अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतरधान शब्द होता है। क्या होता है? अंतरधान, अंतर आधान, ये ध्य नहीं होता है, अंतर्धान। आप कहीं भी देखेंगे, किन्हीं संत को भी बोलते देखेंगे, किन्हीं महात्माओं को भी, वो अंतर्ध्यान कहते हैं। शब्द अंतर्ध्यान नहीं है, शब्द अंतर्धान है। ठीक है, अंतर्धान शब्द है, ना कि अंतर्ध्यान। तो ऑप्शन सी हमारा राइट माना जाएगा, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मुहावरा है यहां पर, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मुहावरे का अर्थ क्या है? हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, और किसी कार्य की उपेक्षा करके दूसरे कार्य में लग जाना। तो देखो यहां पर क्लियरली पता लग रहा है कि कोई व्यक्ति हरि भजन करने आया था, यानी करने तो कुछ और आया था, और ओटन लगा कपास, यानी करने आया था कुछ और करने लगा कुछ और, यानी कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके, यानी कि छोड़कर दूसरे काम में लग जाना। ये आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ निकलता है। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा है 9 दिन चले 2.5 कोस। कोई व्यक्ति 9 दिन तक चला, और कितना चला? 2.5 कोस, केवल 2.5 कोस चला।
अब कोस आप देख सकते हो, मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो, लगभग लगभग किलोमीटर। 9 दिन तक चला 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, तो आप इसको क्या कहोगे कि वो इसका काम में मन नहीं लग रहा है। ज्यादा समय में कम काम करना, ज्यादा समय में थोड़ी दूर जाना, चलने में कमजोरी महसूस होना। ऐसे चला होगा, ऐसे 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 थोड़ी चला होगा, नहीं, ये उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब है ज्यादा समय में कम काम करना। टाइम तो ले लिए 9 दिन, और चला कितना है, क्या 2.5-3 किलोमीटर ही। तो ऑप्शन बी यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ हाँ, ज्यादा समय में थोड़ी दूर जाना नहीं होगा, इसका मतलब 2.5 दिन, ये 9 दिन चले 2.5 कोस। मुहावरों के लिटरल मतलब नहीं होते हैं, है ना, लिटरल मतलब नहीं होते हैं, उसके आसपास के मतलब निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करनी है तुमको। हाँ, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, बताओ। हाँ, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, और मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। तो इसमें क्या सही हो जाना चाहिए, ध्यान से देखो। देखो, जहां पर वार लिखा हो और फिर दिन भी लिखा हो, तो वार को ही दिन, दिन को ही वार कहते हैं, तो वार और दिन का एक साथ प्रयोग गलत माना जाएगा। ठीक है, तो या तो आप वार लिखो या आप दिन लिखो, दोनों एक साथ हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा ही कुछ है, देखो वार और दिन गलत हो जाएगा। आगे देखो, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, कुछ ठीक लग रहा है, बट एक और पढ़ लेते हैं। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, तो घर को आऊंगा यहां पर जो परसर्ग है इसका प्रयोग गलत है, ये वाला ठीक हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, समोसे तैयार रखना गरम गरम, साथ में कोल्ड ड्रिंक रखना थम्स अप, ऑफिशियल चिल्ड ठंडी एकदम, और भाई साहब चटनी हरी लाल, और भूख लगी होगी मुझे, गर्मा गर्म फोड़ करके तुम और हम खाएंगे, मौज आ जाएगी। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। चलो आगे, 11वां, निम्न में शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। वाह कितना घृणित दृश्य है, ठीक है, ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, आह कितना घृणित दृश्य है। अब देखो ये विस्मयादि बोधक वाक्य हैं, तो आप सेंटिमेंट्स फील करते हो। जैसे आपने बोला वाह, तो वाह में क्या होता है, आश्चर्यचकित होता है चीजों को देख करके, और अच्छी चीजें, पहाड़ देख लिए वाह, जैसे बर्फ को देख के लोग पागल हो जाते हैं ऐसे। तो अगर कोई वाह कह रहा है तो घृणित चीज के लिए तो वाह नहीं बोलेगा। घृणित मतलब जिसको देख करके घिन आती है ना, छी। जैसे किसी ने देख लिया, किसी ने ऐसा करा, नमस्ते जी, और ऐसा 11 तारीख लटक गई यहाँ, और आपके हाथ में गर्मा गर्म समोसे हैं, भूख लग रही है, और भाई साहब यहाँ से हट जा, थप मार दूंगा, निकल जाए यहाँ से। तो ऐसी स्थिति आप उसको बोलेंगे। तो घृणित देख को आप वहां नहीं बोलेंगे। ओह क्या होता है, दर्द को, दुख को, ओह कितना अच्छी घृणित दृश्य, ऐसा नहीं बोलेंगे आप, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, जब घृणा होती है, किसी ने ऐसा छी किया और ऐसा अब मामला निकल गया सारा का सारा उसका, तो फिर एकदम से क्या होगा, आप बोलो भाई दूर हट जा यार, कई दिन में खाने को मिला है, हट जा, छी यार बहुत गंदा लग रहा है। तो छी जो है वो घृणा सूचक आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है, ये ठीक हो जाएगा। और आह, आप कह लो आह मौज आ गई भाई, ठीक है, ये समोसे हैं, ये चटनी कमी थी, ले भाई ये भी इसमें ही। Oh my god! No, please! Oh shit! चटनी कमी थी, ले भाई ये भी इसमें ही। लगा भाई वो तुम्हें पहले मारेगा, लगा भाई तूने तो मेरी जिंदगी भर का मजा खराब कर दिया यार। नहीं, रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, लाइव सेशन है। हाँ तो देखो आई ना, घिन आई ना, ये चीजें होती है। इसमें रस कौन सा होता है, इसमें विवत्स रस होता है, जुगुप्सा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों का अगर प्रकोप हो गया है, यानी कि बहुत मच्छर हो गए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? अगर लिखना हो तो प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, माननीय शिक्षा अधिकारी को लिखेंगे, और माननीय प्रधानाध्यापक को। तो कॉमन सेंस से भी आप ठीक कर सकते हो, थोड़ी करोगे कि प्रधानमंत्री जी हमारे गांव में मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कुछ दवाई छिड़काओ। उधर से प्रधानमंत्री बोलेंगे, भाइयों बहनों तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि तुम मच्छरों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर सीधे मुझे ही कॉल कर दे रहे हो।
तो बोला गलत हो जाएगा भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री को आप नहीं बोलोगे, ये छोटा सा काम है। उसके बाद आप, क्योंकि मच्छर बढ़ेंगे तो मलेरिया बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेंगी, तो आप क्या करोगे, आप स्वास्थ्य अधिकारी को कहोगे कि जी यहां दवाई वाई छिड़काओ, यहां से फिर तुम्हारे यहां बेड भरने आ जाएंगे नहीं हम, तो स्वास्थ्य अधिकारी को, शिक्षा अधिकारी को नहीं और प्रधानाचार्य को भी नहीं। तो सीधे पता लग जाएगा मच्छरों का संबंध स्वास्थ्य से है और स्वास्थ्य का संबंध स्वास्थ्य अधिकारी से है, तो उसे ही ये जो प्रार्थना पत्र है, शिकायत पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, आज्ञा पत्र कहते हैं और अधिसूचना कहते हैं, बताइए। हाँ, अधिसूचना कहते हैं, बताएं। मस्त रहा करो, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, पेपर अच्छा हो रहा है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर टफ क्वेश्चन होंगे भी 2, 1, 3, 4 तो सभी के लिए होंगे, फिर उस पर प्रभाव सब पे पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, सूचना होती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, ठीक है। शब्द होता है परिपत्र, ठीक है। जब भी कोई सरकार या कोई एक बड़ा विभाग अपने नीचे के विभागों को कोई आदेश भेजता है एक तरह से, और पत्र के माध्यम से कोई बात भेजता है या कोई जानकारी देना चाहता है, तो उसको परिपत्र कहा जाता है। इसको इंग्लिश में सर्कुलर कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटे? इसको सर्कुलर कहा जाता है। तो परिपत्र को क्या कहते हैं? परिपत्र को सर्कुलर कहा जाता है, ध्यान रखें। आज्ञा पत्र नहीं, और ये तो नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन तो सभी के लिए होता है, अखबार में सरकार द्वारा निकाला गया एक सरकारी आदेश होता है, सबके लिए होता है। परंतु परिपत्र अधिकारियों के लिए, विभागों के लिए ही होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है? अब तो बता दो, अगर तुमने अब गलत किया, भाई साहब देख लेना बस, अगर तुमने गलत किया इसका आंसर, हाँ इसका आंसर अगर गलत हो गया ना, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्यायवाची, यही तो पूछ रहा है। अभी मैंने बताया इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका अधिसूचना, ठीक है। सूचना आपका इन्फो हो गया, ठीक है। संकल्प को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन है ना, संकल्प प्रस्ताव है ना, संकल्प लिया गया, तो ध्यान रखना, पूछ ले संकल्प को क्या कहते हैं, तो रिजोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और इसने पूछा है नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन को अधिसूचना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का विकार शुरू हुआ, प्रचलन शुरू हुआ, परिवर्तन शुरू हुआ और उलटफेर हुआ। बताओ क्या होना चाहिए यहां पर? शब्द के अर्थ अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे ढंग से चीजों को समझ सकते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए, विकार शब्द का मतलब होता है कोई चेंज, कोई परिवर्तन। विकार को ही परिवर्तन और इसी को चेंज कहते हैं, ये बात है। उलटफेर भी यही चीज होती है। उलटफेर कह लो, परिवर्तन कह लो, विकार कह लो, तीनों एक ही बात है, ठीक है ना, चेंज है। तो भारत उन प्रथम उन सभ्यताओं में से एक है जहां सिक्कों का प्रचलन हुआ। प्रचलन मतलब चलने लगे, मुद्रा के रूप में चलने लगे, और प्रचलन शुरू हुआ, तो यहां पर यह आ जाएगा, यह बिल्कुल सटीक ऑप्शन बैठेगा। विकार, परिवर्तन और उलटफेर का मतलब चेंज होता है, एक परिवर्तन, एक बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सुनो, एक बात है, यहां पर आ गया है हमारे पास गद्यांश। गद्यांश को करने के बहुत सारे तरीके होंगे, नीरज सर ने भी आपको बता रखा होगा। और गद्यांश अगर आपको पूरे में से पूरा करना है तो कभी भी इसको ना ऐसे मत किया करो पेपर में जाके, आज पहले तुझे ही पढ़ूंगा मैं, नहीं, इसको कह देना चाहिए अभी मिलते हैं 1 मिनट बाद। सबसे पहले जाना चाहिए क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ना कि, हाँ जस्ट अ मिनट दोस्तों। अरे पिंकी, कितने दिनों बाद दिखी, कहाँ रहती हो आजकल? बस चल रहा है सुनीता, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम सुनाओ। तो तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत क्वेश्चन के आंसर ये देखने चाहिए। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहां पर पूछ रहा है पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमको पता, ऐसा कुछ
पैराग्राफ में आएगा, ठीक है। उसके बाद राज्य स्तर पर पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, हमको आगे पता लगेगा। कभी भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी गद्यांश में। गद्यांश में जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं को सच मानना होता है। उसके बाद जिले के स्तर पर पुलिस प्रशासन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, यह क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। उसके बाद अपराधियों को पकड़ने के अलावा पुलिस प्रशासन के कौन से अन्य कार्य हैं वो देखेंगे हम। और अंत में एक सुरक्षित और लोकतांत्रिक समाज की नींव रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो आइए पैराग्राफ पर चलते हैं और क्वेश्चन के आंसर ढूंढने शुरू करते हैं। देखो जैसे यहां पर इन्होंने बोला है कि पुलिस प्रशासन, क्या लिखा है, पुलिस प्रशासन किसी भी देश या राज्य की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और बनाए रखने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। यानी पुलिस जो है वो कानून को और कानून व्यवस्था को बनाए रखना और उसको चलाने का एक सुचारू स्तंभ है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में शांति स्थापित करना, अपराधों की रोकथाम करना और नागरिकों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देखें ऐसा कोई क्वेश्चन है कि हमारे पास पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसने बोला यहां पर नए कानून बनाना, समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्यायपालिका का संचालन करना और चुनाव आयोजित करना। तो अभी तक हमने ना तो यह पढ़ा कि चुनाव आयोजित करना, ना न्यायपालिका का संचालन करना, ना नए कानून बनाना। उसका तो काम समाज में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और उसको सुचारू ढंग से चलाना है। दैट्स ऑल, एक आंसर मिल गया हमको। आगे चलते हैं। यहां पर क्या लिखा है कि भारतीय पुलिस व्यवस्था को प्रशासनिक सुविधा के लिए विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। जैसे राज्य के स्तर पर पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन तो था हमारे पास क्या कि राज्य स्तर पर पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, इंस्पेक्टर जनरल होता है, डीजीपी होता है या कमिश्नर होता है। तो अभी अभी हमने देखा कि स्टेट लेवल पर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद इसने कहा जबकि एक जिले में कानून व्यवस्था का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा किया जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भी था, जिले के स्तर पर पुलिस प्रशासन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, डीजीपी के द्वारा, इंस्पेक्टर के द्वारा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा। तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि एसपी महोदय करते हैं। छोटा जिला होता है तो एसपी महोदय करते हैं, और थोड़ा बड़ा जिला हो जाता है तो अपॉइंटमेंट हो जाता है आपका एसएसपी वाला। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं कितने, दो और। अपराधियों को पकड़ने के अलावा पुलिस प्रशासन के क्या कार्य हैं, आइए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। इसने बोला है कि एसपी करते हैं। पुलिस प्रशासन का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ना और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करना ही नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत यातायात प्रबंधन यानी कि ट्रैफिक, आपदा राहत कार्य यानी कि अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, या त्वरित सहायता प्रदान करना और आम जनता के बीच सुरक्षा एवं विश्वास की भावना पैदा करना भी शामिल है। तो यहां पर इन्हें बोला कि अपराधियों को पकड़ने के अलावा, कोर्ट में ले जाने के अलावा और क्या काम है, तो यातायात प्रबंधन, आपदा राहत कार्यों में सहायता, जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना और उपरोक्त सभी। तो अभी अभी हमने देखा कि ये चारों के चारों ही जरूरी हैं पुलिस के लिए, और ये सब जरूरी कामों में से एक हैं। और लास्ट में एक बात लिखी है, एक सुरक्षित और लोकतांत्रिक समाज की नींव रखने के लिए क्या जरूरी है। तो भाई अपने मन से कुछ नहीं लगाना है, पैराग्राफ को ही पढ़ना है। यहां पर इसने लिखा है, एक मजबूत, पारदर्शी और निष्पक्ष पुलिस प्रशासन ही एक सुरक्षित, विकसित और लोकतांत्रिक समाज की मजबूत नींव रखता है। तो मजबूत नींव के लिए जरूरी है एक मजबूत, पारदर्शी और निष्पक्ष पुलिस प्रशासन। इसको देखते हैं हम, लगाओ आंसर। एक सुरक्षित और लोकतांत्रिक समाज की नींव रखने के लिए आवश्यक है केवल कठोर कानून, मजबूत और निष्पक्ष पुलिस प्रशासन, अधिक जेलों का निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मजबूत और निष्पक्ष पुलिस प्रशासन। हाँ हाँ, ठीक है, सही समझ में आया, सही समझ में आया। एक मिनट, हाँ
ठीक है, बताओ सब चीजें कैसी रही, बताइए कैसा रहा प्रैक्टिस सेट आपका, एक सेकंड दीजिए मुझे। कैसा रहा प्रैक्टिस सेट, मजा आया, चीजें सीखी, जो मैंने बताया है आपको वही काम आपको करना है। बहुत बढ़िया दोस्तों। बहुत बढ़िया, चलिए। ठीक है, देखो एक चीज, हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, कुतूहल इत्यादि तो सब चीजें वैसे बहुत अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया गया है। एक चीज और भी आप समझ सकते हो कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया तो आधिकारिक आदेश, ये थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा संशय है, क्योंकि राज्य का मतलब यहां पर शासन से है, राज्य का मतलब यहां पर शासन से है, किससे है, राज्य का मतलब यहां पर शासन से है। तो शासन कोई आधिकारिक आदेश निकालता है तो यहां पर उत्तर होना चाहिए शासनादेश, एक क्या होना चाहिए, शासनादेश यहां पर होना चाहिए, शासनादेश, शासनादेश यहां पर उत्तर होना चाहिए। और आप मान करके चलिए कि इसको अध्यादेश कहना बहुत सही नहीं है, क्योंकि अध्यादेश राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है उलझा हुआ सा, तो इसके बारे में मैं एक बार बोल दूंगा नीरज सर को, तो वो और क्लैरिफाई कर देंगे, क्योंकि मेरे अनुसार इसमें अध्यादेश लगाना उतना ज्यादा सही नहीं है। बट अगर प्रीवियस ईयर में आया है तो आप अध्यादेश लगा सकते हैं, बाकी नीरज सर इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। आप इसको इन दोनों को ऑप्शन, इसको आप उसमें डाल लीजिए, वो डालते हैं ना डॉट क्वेश्चन में, तो इसको आप देख सकते हैं और इसको आप करवा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, खूब आनंद लीजिए, पढ़िए और रिलैक्स होकर के